नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दक्षिण भारत का इतिहास लेकर आ गया हूं। अब इस वीडियो से हम दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश होंगे, जितने भी राजाओं होंगे, उनको हम दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो मैंने कुछ इतिहास से संबंधित बनाया है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैंने वीडियो बनाया था। तो आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर देखिए। प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इतिहास टॉपिक दिया गया है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, अब सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो उसका समय काल जो है 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के बीच का समय जो है दक्षिण भारत का इतिहास का समय माना जाता है। इसी बीच के समय में कुछ राजवंश उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो 100 ईस्वी से और 1200 ईस्वी को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के काल और दूसरा है 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल में बांटा गया है। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के काल जो है उसको संगम काल या संगम काल कहा जाता है, और 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल में दक्षिण भारत के कुछ राजवंश उत्पन्न हुए थे, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे राजवंश में अगर हम बात करें तो पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल वंश आए थे। उसी तरह संगम काल में भी 3 वंश आए थे, चेर, चोल और पांडे वंश का उद्गम हुआ था। तो इनको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम संगम काल के जितने भी राजवंश है, चेर, चोल, पांडे, इन तीनों को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं संगम काल पर। संगम काल की अगर हम बात करें तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का समय 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य का समय माना जाता है, संगम काल का समय। ठीक। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। यह इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। मतलब कि प्राचीन काल में होता क्या था दक्षिण भारत में कि बहुत से साहित्यकार या कवि मिलकर इकट्ठा होते थे और एक तमिल साहित्य की रचना करते थे। उसी तमिल साहित्य की रचना को संगम साहित्य भी कहा जाता है, इसीलिए इस काल को संगम काल का नाम दिया गया है। ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद संगम कालीन कुछ राज्य हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। पहला चीज़ समझिए, देखिए दक्षिण भारत के संगम कालीन के राज्य यह कृष्णा नदी के दक्षिणी में स्थित हैं। जैसे कृष्णा नदी है, इसके दक्षिण में ही तीनों जो राजवंश है वो राज्य हैं वो उभरे थे। ये 3 राज्य में बांटा गया है। पहला चेर, चोल और पांडे। तो ये रहा हमारा चेर और ये है चोल और ये है पांडे। तो पांडे राज्य हैं, ये तीनों राज्य हैं दक्षिण भारत के। चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, और चोल राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ, और पांडे राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो है मछली। तो ये तीनों का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं इनके प्रतीकों से, तो याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। तो अब हम चेर के पढ़ते हैं। चेर राज्य का बुरी बातें जो उसके प्रमुख राज्य हुए जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी पढ़ते हैं। देखिए, चेर राज्य की अगर हम बात करें तो केरल का प्राचीनतम नाम चेर है ही था, केरल का प्राचीनतम नाम, और धनुष इसका प्रतीक चिन्ह था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष, हमने अभी बताया था आगे। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक, हर राजवंश का एक प्रतापी शासक होता था, उसी से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो उन्हीं पॉइंट को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टकवन था, जिसे लाल शेर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के शासन काल में, मतलब शेर कुटवन के काल में ही
कणगी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत इसी ने की थी। इसी जो शासन ये शेर कुटवन है, इसी ने ही पत्नी पूजा की शुरुआत यानी कणगी पूजा की शुरुआत इसी ने किया था। इसे लाल शेर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पूछता है कि सेन गुटवन किस शासनकाल का राजा था, प्रतापी शासक था, तो वह चेर राज्य का था। चेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा आदिगेमान था। इसी ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। और इस राज्य में एक और प्रतापी राजा था आदिगेमान, उसी ने ही गन्ने की खेती की शुरुआत किया था। तो ये दो राजा हैं जो चेर राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बनते हैं, उनको मैंने इसमें कवर किया है। तो इन दो राजाओं का बस नाम याद रखिएगा और इन्होंने क्या शुरू किया था उस चीज़ को याद रखिएगा। तो आदिगेमान ने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी और सेन गुटवन के समय में ही कणगी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत की गई थी। सेन गुटवन को लाल शेर के नाम से जाना जाता है। तो बस इतना चीज आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा राज्य है चोल राज्य। चोल राज्य को समझते हैं। चोल राज्य की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश जो बहुत ही प्रसिद्ध था और यह तीसरी शताब्दी के बाद पांड्यों के कारण, तीसरी शताब्दी के बाद मतलब कि तीसरी शताब्दी के लास्ट में इनको जो है चोल राज्यों का पतन हो गया और उसके बाद 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ था। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, बाघ था। अब यहाँ होता क्या है कि तीसरी शताब्दी में जो पांड्य थे इन्होंने चोलों का पतन कर दिया, मतलब इनके जितने भी राजा थे उनका समाप्ति हो गया। उसके बाद 9वीं शताब्दी में जाकर फिर चोल वंशों का उदय हुआ था। तो चोल वंश के इतने बारे, फिर हम आगे चलकर जब हम अगला राजवंश पढ़ेंगे अगली वीडियो में तो उसमें हम फिर चोल वंश का बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 9वीं शताब्दी में जाकर इनका फिर से उदय हुआ था। अगला पॉइंट है चोलों ने मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने 3 राजधानियां बनाई थी चोलों ने। तो ये जो महत्वपूर्ण है मैंने इसको एक्सक्लूड किया है। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा चोल वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए चोल वंश के 2 प्रमुख शासक थे। हर वंश में हर प्रतापी शासक होते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको मैंने इसमें कवर किया है। तो चोल वंश के 2 प्रमुख शासक थे, एक है करिकाल और दूसरा है एलारा। तो इन दोनों से प्रश्न बनते हैं तो इनको मैंने कवर किया है। इन्होंने क्या महत्वपूर्ण है इनसे, तो करिकाल से अगर हम बात करें तो चोलों का पहला महानतम शासक था जिसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध, ये देखिए कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जो वर्तमान में कावेरी पत्तनम के नाम से है, उसका निर्माण इसी करिकाल ने करवाया था। तो कावेरी पत्तनम के नाम से है उसका बंदरगाह जो है उसका भी निर्माण ये करिकाल ने ही करवाया था। अब एलोरा से बात करते हैं। एलोरा जो है चोल वंश का भी एक प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। ये एलोरा ये बहुत प्रतापी शासक था और इसने क्या किया था कि श्रीलंका को जीतकर, देखिए ये हमारा जो है चोल वंश है और यहाँ से ये श्रीलंका का क्षेत्र, तो यहाँ से इस क्षेत्र को जीतकर इस पर 50 वर्षों तक इसने शासक किया था एलोरा ने। तो समझ ही गए, एलोरा ने 50 वर्षों तक शासन किया था। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं पांड्य वंश पर। पांड्य वंश की अगर हम बात करें तो पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में किया था। ये महत्वपूर्ण बात है पांड्य वंश से संबंधित। और पांड्य वंश जो है एकदम तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। देखिए ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। इसका प्रतीक चिन्ह मछली, याद रखिएगा। इस राज्य का शासक ज्यादातर स्त्रियों के हाथ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्त्रियों का सबसे शासन पांड्य वंश में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इनका प्रतीक चिन्ह मछली है और इनकी राजधानी मदुराई इनकी राजधानी थी। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेडियून था। ठीक, तो याद रखिएगा नेडियून जो है इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। यह राज्य मोतियों के लिए
काफ़ी प्रसिद्ध था। ये नोट में मैंने लिखा हूँ कि यह राज्य जो है मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इस तरह हमारा जो है संगम काल के जितने भी राजवंश थे उनको हम खत्म कर दिया दक्षिण भारत के इतिहास में। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वह दक्षिण भारत के कुछ राजवंश हैं उनसे संबंधित आएगी। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।